तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल CBG एनिमे पर। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि मैं आप सभी लोगों से काफ़ी दिनों से पूछ रहा था कि मुझे CBG एनिमे पर किस तरीके की वीडियोस डालनी चाहिए। और फिलहाल दोस्तों मैंने डिसाइड किया है कि इस चैनल पर हम कुछ समय तक ड्रैगन बॉल की व्हाट इफ वीडियोस कवर करेंगे, जिसके बाद हम चैनल की ग्रोथ के हिसाब से इस चैनल के कंटेंट को धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपने मेन चैनल कॉमिक बुक गाय पे भी पहले व्हाट इफ वीडियोस कवर कर चुका हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारी की सारी स्टोरीज मेरी ओरिजिनल स्टोरीज होंगी। और आज की वीडियो में हम पहले सिनेरियो के फर्स्ट पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। ये सिनेरियो है व्हाट इफ गोहान लाइक्ड फाइटिंग। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, हमारी स्टोरी की शुरुआत गोहान की ज़िंदगी के बिल्कुल स्टार्ट से होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोहान बचपन में एक बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था। गोहान का हमेशा ही पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है और इसका मेन रीज़न ये है कि चीची उसे हमेशा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी। और इसका मेन रीज़न ये है कि चीची नहीं चाहती कि गोहान बड़ा होकर गोकू की तरह बने। पर यह बात भी हम सभी को पता है कि चीची ने ही गोकू को शादी करने के लिए प्रपोज किया था, क्योंकि चीची ही गोकू को पसंद करती थी। पर ड्रैगन बॉल की स्टोरी में चीची को गोकू की एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो कमाने पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देता। चीची के फादर ऑक्स किंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि किंग होने के नाते उनके पास काफ़ी पैसा है, पर उनका माउंटेन जल गया था, जिसकी वजह से उनका सारा का सारा फॉर्च्यून तबाह हो गया। पर क्या होता अगर ऐसा ना होता? यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी स्टोरी में गोहान का कैरेक्टर पूरी तरीके से बदल जाता है। अगर ऑक्स किंग का सारा फॉर्च्यून जला नहीं होता तो वो चीची को हमेशा ही फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहते और चीची कभी भी गोकू को कमाने के लिए मजबूर नहीं करती और वो कभी भी गोहान को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करती पढ़ने के लिए। गोहान इस स्टोरी में भी उतना ही समझदार है और वो खुद भी पढ़ाई करना काफ़ी पसंद करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी स्टोरी में सिर्फ फाइटिंग पर ही ध्यान देगा, पर हमारी स्टोरी के गोहान का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ फाइटिंग पर भी ध्यान देगा। जिसका मतलब ये है कि धरती को जितनी बार भी गोहान की एक फाइटर के तौर पर ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा ही तैयार रहेगा। जैसे कि हमने ड्रैगन बॉल जी की शुरुआत में देखा था, हमारी स्टोरी की शुरुआत भी वहीं से होती है। गोकू गोहान को लेके अपने दोस्तों से मिलवाने जा रहा होता है। गोकू गोहान को लेके मास्टर रोशी के आइलैंड पे पहुंचता है, जहाँ पर बुल्मा और क्लीन पहले से थे। वो सभी लोग गोकू से मिलते हैं और गोहान को देख के वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। पर यहाँ पर एक बात जो अलग है वो ये है कि गोहान ने अपने फादर को कई बार ट्रेन करते हुए देखा है। नॉर्मल ड्रैगन बॉल टाइमलाइन में गोहान गोकू को ट्रेन करते हुए ज़्यादा नहीं देखता था, पर क्योंकि हमारे इस सिनेरियो में चीची गोहान को गोकू के साथ ज़्यादा समय बिताने देती है, इसीलिए गोहान थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के बारे में जानता है। हालांकि गोकू ने गोहान की ऑफिशियली अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं की है, पर गोहान ड्रैगन बॉल स्टोरी की तरह यहाँ पर एक नाजुक बच्चा नहीं है और जल्दी वो कुछ नोटिस करता है। गोहान क्रिलिन को देख के गोकू से पूछता है कि डैड, इन गंजे अंकल ने भी आपके जैसे ही कपड़े पहने हैं, तो क्या ये वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप करते हैं? क्रिलिन गोहान को बताता है कि गोकू और वो बचपन के दोस्त हैं और उन दोनों ने हमेशा से ही साथ ट्रेनिंग करी है, पर गोकू को अभी भी काफ़ी कुछ सीखना है, वो मेरे जितना ताकतवर नहीं है। गोकू, बुल्मा और मास्टर रोशी जैसे ही सुनते हुए एकदम से हंसने लग जाते हैं। गोहान एक बच्चा है तो उसे समझ नहीं आता। गोहान क्रिलिन की बात से खुश हो जाता है और बोलता है कि तो क्या आप मुझे वो सब कुछ सिखा सकते हैं जो डैड कर सकते हैं? मैंने डैड से भी कई बारी पूछा है, पर वो हर बारी मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मॉम को वो पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, गोकू बचपन से ही धरती को बचा रहा है, पर उसे ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। पर गोकू जानता है कि एक 5 साल के बच्चे के कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए गोकू चाहता है कि गोहान अपना बचपन एंजॉय करे, जैसा कि गोकू ने भी अपने ग्रैंडपा गोहान के साथ थोड़ा बहुत बचपन एंजॉय किया था। हालांकि गोकू अपनी ताकतों के बारे में थोड़ा बहुत बचपन से ही जानता है, पर गोहान के लिए ये बातें क्लियर नहीं है। उसे या किसी और को अभी तक ये नहीं पता कि गोहान इतनी छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि उसका पोटेंशियल उसके फादर से भी कहीं ज़्यादा है। इसके बाद क्रिलिन गोहान की इनोसेंट बात का जवाब देता है और गोहान के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि चिंता मत करो बच्चे, एक दिन तुम मुझसे और अपने डैड से कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर बनोगी। गोहान ये बात सुन के एकदम से खुश हो जाता है और पूरे आइलैंड पे भागने लग जाता है। सभी लोग उसे देख के खुश हो रहे होते हैं। हालांकि क्रिलिन या किसी और ने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया, पर क्रिलिन ने गोहान के दिमाग में एक बहुत ही बड़ी बात डाल दी है कि वो ताकतवर बन सकता है। इसी वजह से गोहान की एक्सपेक्टेशन खुद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो कि उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंज लाएंगी। तभी एकदम से गोकू को कुछ महसूस होने लग जाता है। वो एकदम से ही बोलता है कि इस तरफ कोई बढ़ रहा है। गोकू, क्रिलिन, मास्टर रोशी और बुल्मा एकदम से आसमान में देखने लग जाते हैं और आखिरकार हम देखते हैं कि उनके सामने रेडिट्स आके खड़ा हो जाता है। रेडिट्स वहाँ पर आके गोकू को अपना भाई बोलने लग जाता है और जैसा कि हम जानते ही हैं, गोकू इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करता। आखिरकार गोकू को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि वो एक सैयन है। रेडिट्स को पता चलता है कि गोकू के धरती पे आने के बाद उसके सर पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुका है।
और वो गोकू को 100 लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। रैडिट्स की नज़र गोहान पे जाती है और वो एक ही नज़र में समझ जाता है कि ये गोकू का बेटा है। ओरिजिनल टाइमलाइन में हमने देखा था कि गोहान गोकू के पैर को पकड़ के रो रहा होता है क्योंकि वो अपने फादर के साथ रहना चाहता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये शख्स कौन है। पर इस टाइमलाइन में गोहान रोने के बजाय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसे इस नए शख्स पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो देख सकता है कि इस शख्स की वजह से उसके फादर परेशान हो रहे हैं। बुल्मा गोहान को पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि रैडिट्स गोकू के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पंच मारता है। पर गोहान को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ये देखने के लिए अपने फादर की तरफ नहीं जाता कि वो कैसे हैं, बल्कि वो एकदम से ही रैडिट्स पे उछल पड़ता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। एकदम से ही रैडिट्स के स्काउटर पे कुछ होता है और वो देखता है कि गोहान उसकी तरफ बढ़ रहा है। रैडिट्स गोहान को हवा में ही पकड़ लेता है और गोहान लगातार रैडिट्स को पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, जो चीज़ देख के रैडिट्स काफ़ी इंप्रेस होता है। रैडिट्स गोकू से बोलता है, काकारोट, लगता है तुम्हारा बेटा असली सैयन है। ये देखो इसके अंदर कितना एग्रेशन है और ख़ुद को देखो तुम कितने ज़्यादा बेकार हो। मैं 24 घंटे में वापस लौटूंगा और इतनी देर में तुम्हें 100 लोगों को मार के यहाँ पर लाना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब रहते हो तो तुम मुझे और बाकी सैयन्स को ज्वाइन कर सकते हो, पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो मैं तुम्हारे बेटे से ही काम चला लूँगा और इसे इस प्लैनेट से लेके चला जाऊँगा। हमारा करंट मिशन पूरा होने के बाद हम वापस लौटेंगे और 1 महीने के अंदर इस पूरी की पूरी धरती को तबाह कर देंगे। तभी रैडिट्स गोहान को लेके वहाँ से जाने लग जाता है। गोहान और ज़्यादा छटपटाने लग जाता है। ये देख के रैडिट्स को बहुत गुस्सा आता है और वो गोहान के पेट में हल्का सा पंच मार देता है, जिससे गोहान बेहोश हो जाता है। मास्टर रोशी के आयरन पे हम देखते हैं कि गोकू आखिरकार ठीक हो जाता है और तभी वहाँ पर पिकलो आता है, जिसके बाद वो दोनों अलायंस बना लेते हैं ताकि वो रैडिट्स पे अटैक कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैडिट्स गोहान के बेहोश होने की वजह से उसे शिप के अंदर डाल देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान एकदम से ही जाग जाता है। जैसे ही गोहान उठता है वो शिप से निकलने के लिए शिप के अंदर चारों तरफ उछलना शुरू कर देता है और रैडिट्स ये देख के घबरा जाता है। उसे लगता है गोहान कभी उसकी शिप को तोड़ ना दे। रैडिट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इस जंगली बच्चे को वो कैसे संभाले। इतनी देर में गोकू और पिकलो भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं ताकि वो रैडिट्स से लड़ सके। रैडिट्स समझ जाता है कि काकारोट उसे ज्वाइन नहीं करने वाला। वो समझ गया है कि गोहान से ही उसे काम चलाना पड़ेगा। ये जंगली बच्चा ही किसी तरीके से काकारोट को रिप्लेस कर सकता है। जैसे ही पिकलो और गोकू अपने वेटेड क्लोथ्स उतारते हैं, रैडिट्स एकदम से उनके पावर अप को नोटिस करता है। पर रैडिट्स जानता है कि अभी भी वो काकारोट और पिकलो को हरा सकता है। गोकू इसके बाद रैडिट्स से पूछता है कि उसका बेटा कहाँ पर है और रैडिट्स उस गड्ढे की तरफ इशारा करता है जिसके अंदर उसकी शिप थी। रैडिट्स गोकू से बोलता है, काकारोट, तुम्हारा बेटा तो सच में काफ़ी ज़्यादा जंगली है, तुम्हें अपने बेटे से कुछ सीखना चाहिए। गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि गोहान हमेशा से एक बहुत ज़्यादा शांत बच्चा रहा है। एकदम से ही गोकू उड़ता है और वो देखता है कि शिप के अंदर गोहान लगातार उछल रहा है और वो समझ जाता है कि रैडिट्स क्या कहना चाह रहा था। गोहान किसी तरीके से अपने फादर को शिप के अंदर से देख लेता है और तेज़ी से शिप के अंदर उछलने लग जाता है और किसी तरीके से वो एक बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से रैडिट की शिप खुल जाती है। गोहान एकदम से ही उछल के अपने फादर के पास जाने लग जाता है, पर रैडिट्स बहुत तेज़ी से जंप लगाता है और एकदम से ही गोहान को रास्ते में ही पकड़ लेता है। इसके बाद वो गोहान के पेट में एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से गोहान एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। ये देखकर गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद रैडिट्स, गोकू और पिकलो में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू और पिकलो लगातार रैडिट्स पे हावी होने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर रैडिट्स गोकू और पिकलो के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर है। गोकू लगातार कोशिश कर रहा होता है पर वो अभी तक रैडिट्स की पूंछ को नहीं पकड़ पाया होता। इस बीच ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह पिकलो का एक हाथ कट जाता है, जिस वजह से गोकू को अकेले रैडिट्स से लड़ना पड़ता है। हम देखते हैं कि पिकलो अपना स्पेशल बीम कैनन चार्ज कर रहा होता है। पिकलो आखिरकार रैडिट्स पे अपना स्पेशल बीम कैनन शूट करता है और रैडिट्स अपने आप को नहीं बचा पाता। उसका कंधा बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इस बीच में गोकू रैडिट्स की पूंछ को भी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रैडिट्स की ताकत खत्म होने लग जाती है और पिकलो एक और स्पेशल बीम कैनन बनाने लग जाता है, जो कि उसकी आखिरी स्पेशल बीम कैनन है। रैडिट्स गोकू से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है और आखिरकार गोकू उसकी पूंछ छोड़ने की गलती कर देता है। आखिरकार रैडिट्स गोकू पे अटैक करता है और हम देखते हैं कि तभी गोहान की एकदम से नींद खुलने लग जाती है। वो देखता है कि कैसे रैडिट्स उसके फादर को मार रहा है। गोहान की ताकत एकदम से जंप मारती है और एकदम से उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो एकदम से ही रैडिट्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। एकदम से ही वो रैडिट्स को हेडबट करता है और इस बार ये हेडबट इतना ताकतवर था कि रैडिट्स का पूरा आर्मर टूट जाता है। पिकलो अपने सामने इस छोटे से बच्चे की ताकत देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और गोकू भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। एकदम से ही वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है और रैडिट्स को पीछे से पकड़ लेता है। गोहान रैडिट्स को हेडबट करके एकदम से बेहोश हो जाता है और अब जब गोकू ने रैडिट्स को पकड़ा हुआ है तो पिकलो उस पर अपनी स्पेशल बीम कैनन अटैक शूट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक बार फिर से रैडिट्स अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है, पर इस बारी गोकू उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। रैडिट्स गोकू से बोलता है कि मुझे मारने के चक्कर में तुम भी मारे जाओगी, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। गोकू अपने मन में जानता है कि ड्रैगन बॉल्स की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाएगा और आखिरकार पिकलो अपना अटैक शूट कर देता है।
रेडिट्स की बॉडी पे आर्मर ना होने की वजह से वो अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत ज़्यादा मूव कर पा रहा होता है और एकदम से ही वो अपनी बॉडी को मूव करता है। पर रेडिट्स के हिलने के बावजूद भी पिक्लो का ये अटैक रेडिट्स को आके लग जाता है। ये अटैक गोकू और रेडिट्स दोनों की बॉडी के आर पार निकल गया होता है और दोनों भाई यानी कि रेडिट्स और गोकू आखिरकार मारे जाते हैं। दोनों की बेजान बॉडी ज़मीन पे पड़ी हुई होती है। ओरिजिनल टाइमलाइन में पिक्लो ने रेडिट्स को बताया था कि ड्रैगन बॉल्स की वजह से गोकू फिर से जिंदा हो जाएगा, पर इस टाइमलाइन में रेडिट्स को ये पता नहीं चलता। मास्टर रोशी, बुल्मा, क्रेलिन जल्दी यहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो गोकू से आके बात करने लग जाते हैं और गोकू उनकी आंखों के सामने मारा जाता है। और क्योंकि इस टाइमलाइन में रेडिट्स और पिक्लो के बीच में बात नहीं हुई, इसीलिए पिक्लो अपने हाथ को रीजनरेट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मास्टर रोशी, बुल्मा और क्रेलिन आपस में बात करने लग जाते हैं कि कैसे वो गोकू को रिवाइव करेंगी ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके। तभी एकदम से कुछ होता है, रेडिट्स की बॉडी हिलने लग जाती है। रेडिट्स अभी पूरी तरीके से मरा नहीं है, बस वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। आखिरी मोमेंट पे अपनी बॉडी को ज़रा सा हिलाने की वजह से पिक्लो के अटैक का ज़्यादातर इम्पैक्ट गोकू पर चला गया और रेडिट्स थोड़ा बहुत बचने में कामयाब हो गया। उसने ड्रैगन बॉल्स के बारे में सारी बातें सुन ली हैं और स्काउटर की वजह से वेजिटा और नापा को भी सब कुछ पता चल गया है। रेडिट्स के उठते ही क्रेलिन और मास्टर रोशी उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों की ताकत उसके सामने बिल्कुल बेकार है। रेडिट्स लेटे लेटे अपनी थोड़ी बहुत ताकत को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और एकदम से ही वो अपनी सारी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करके एक अटैक शूट करता है, जिसकी वजह से क्रेलिन और मास्टर रोशी थोड़े बहुत घायल हो जाते हैं। रेडिट्स किसी तरीके से अपनी शिप तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसकी शिप बंद हो रही होती है और वो बुल्मा से बोलता है कि मैं वापस लौटूंगा। इस टाइमलाइन में गोहान के सिर्फ बहादुर होने की वजह से ऑलरेडी काफ़ी कुछ बदल गया है। आगे हम जानेंगे कि सैयन सागा इस टाइमलाइन में कैसे जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये व्हाट इफ आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।